हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी फैक्ट को भी देखेंगे जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो बताना चाहता हूं कि इससे पहले 3 क्लास हमने इस सीरीज की डिस्कस कर ली है। यह हमारी चौथी क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बताना चाहता हूं कि इसी तरीके से हम ईबीएस, सीडीपी, एसएसटी और साइंस की भी वीडियोस आपके सामने लेकर के आते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज से क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 31 से हमने 60 तक 30 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज्यादा खर्च करना, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके, या फिर सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम कहा जाता है कि सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जा सके। कोस्टा रिका उपागम का मतलब होता है कि सैन्य बल न रखना और जिसके कारण से जो पैसा बचेगा वह जन स्वास्थ्य के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को रिक्त स्थान यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में या सड़क पर? तो जो कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन पीड़न होता है इससे संबंधित है आपका विशाखा निर्देश या फिर विशाखा गाइडलाइन। तो ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ऑप्शन 1 है विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन 2 संसद के सदस्य, ऑप्शन 3 केंद्र सरकार, ऑप्शन 4 अटॉर्नी जनरल। तो भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं कौन? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके जो गवर्नर होते हैं स्टेट के अंदर उनकी नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन 3 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी और लेखपाल। तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी जो नहीं है वह है नगर निगम वार्ड काउंसलर, म्युनिसिपल वार्ड काउंसलर। ये जो हैं यह आपके रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या हैं? डी.के. बासु निर्देश क्या हैं? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकथाम के लिए निर्देश। तो ये तो विशाखा गाइडलाइन अभी हमने ऊपर पढ़ा है। बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, या फिर गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो डी.के. बासु निर्देश क्या कहलाते हैं कि जो भी गिरफ्तारी होती है या नजरबंदी होती है और पूछताछ के दौरान पुलिस के द्वारा जो भी नियम पालन किए जाते हैं या फिर पालन किए जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, यह डी.के. बासु निर्देश से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारियों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या अति पिछड़ा जातियां? तो वन अधिकार कानून 2006 जो जनजातियों को स्वीकारती है वह है अनुसूचित जातियां। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, या फिर हमारे अतीत वन कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता है ऑप्शन 4 में कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन 4 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए 2 कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं
तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। तो ये जो कथन है ये आपका सही है। अगला है, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। आपके यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 2 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, तो प्रतिस्पर्धा जागृत करना हम नहीं करते हैं। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, समाज के यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो ये गलत होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, सभी तत्वों को समाज का निर्माण करते हुए उनके बीच में संबंधों को बोध कराना। ऑप्शन 2 इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमता का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। तो ये गलत होगा। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करके चिन्हित करना, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, तो ये भी गलत होगा। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना और मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत हैं। तो ऑप्शन 4 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि कथन दिए हैं, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। कक्षा की बाहरी दुनिया है, फिल्में क्या करती हैं, कक्षा के अंदर लेके आती हैं। तो ये करेक्ट है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। तो ये भी सही बात है। फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। तो ये भी सही है। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से, तो फिल्में अलग अलग तरीके से दर्शाती हैं। तो ये गलत होगा। स्टेटमेंट ए बी सी सही है, तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है। स्टेटमेंट ए दिया है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। तो बिल्कुल सही बात है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। तो ये भी गलत है। मानचित्र एक त्रि-आयामी साधन है जबकि हम 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। तो ये गलत है क्योंकि मानचित्र आपका 2 आयामी है। शिक्षकों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो मानचित्र से थोड़ी समय की अवधारणा को समझ सकते हैं। तो ये गलत होगा। यहाँ पे केवल स्टेटमेंट ए सही है, तो ऑप्शन 1 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि स्टेटमेंट ए दिया है, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन या जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करना। तो ये सही है। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी जीवन एवं पारिवारिक संदर्भों को चिन्हित करना। तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को उनके उदाहरण एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने का मौका देना। तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट ए और सी सही है। तो ए और सी आपको ऑप्शन 2 में मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। किसके लिए वंशावली चार्ट का प्रयोग करते हैं? तो किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। तो ये करेक्ट है। अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। तो ये भी करेक्ट है। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। तो ये भी सही है। शिक्षकों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो ये गलत होगा। तो वंशावली चार्ट पढ़ाने के लिए स्टेटमेंट ए सही है, बी सही है और सी सही है। इसके लिए आपको ऑप्शन 1 में तीनों स्टेटमेंट लिखे हैं। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक
सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। स्टेटमेंट ए दिया है, यथोचित विराम और पुनरावृत्ति के साथ सुस्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, तो दृश्यों को प्रयोग इसके लिए हम करेंगे नहीं, क्योंकि दृष्टिबाधिकों के लिए दृश्य का कोई मतलब होगा नहीं। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के लिए अवसरों को उत्पन्न करना, तो ये करेक्ट होगा। कक्षा में चर्चा के दौरान टैक्टाइल या फिर स्पर्श करने वाली सामग्रियों को सम्मिलित करेंगे, तो ये भी करेक्ट होगा। आपको स्टेटमेंट ए और सी और डी तीनों करेक्ट हैं, जो आपको ऑप्शन 2 में मिलेंगे, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो यह जो प्रोजेक्ट विधि है यह शिक्षक केंद्रित नहीं है, शिक्षार्थी केंद्रित यह होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए, बी और डी करेक्ट हैं। ए, बी, डी आपको ऑप्शन 3 में मिलेंगे, तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने के लिए उत्सुक, सही है। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, यह भी सही है। समस्याओं के समाधान में सुझाव की कोशिश करने वाले, तो यह भी सही है। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, तो ये गलत होगा। ए, बी, सी इस क्वेश्चन के लिए सही है। ए, बी, सी आपको ऑप्शन 2 में मिलेंगे, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। स्टेटमेंट ए, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, तो स्टेटमेंट ए सही है। कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग शिक्षण शैलियों का हम उपयोग करते हैं। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, तो ये भी सही होगा। एक परीक्षा पत्र सभी के लिए, तो ये गलत होगा। ए और सी यहाँ पे सही है। ए और सी आपको ऑप्शन 2 में मिलेंगे, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीजों पर दोषदर्शी होने के लिए, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। तो विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना सीखना चाहिए, क्योंकि यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन 3 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। ऑप्शन 1 है, सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, तो ये आपका विविधता का उदाहरण नहीं है। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत गरीब है, तो ये भी नहीं होगा। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है, तो यह भी विविधता को नहीं दर्शाएगा। परितोष को बांग्लादेशी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि यह विविधता को दर्शाता है। ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नामदफा राष्ट्रोद्यान, तवांग और लिशोंग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित कहेंगे। तो जो आपका बोमडिला दर्रा, नामदफा राष्ट्रोद्यान, ये आपके सब जो है यह संबंधित है आपके अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। तो अरुणाचल प्रदेश और कुछ स्थान मणिपुर के यहाँ पे ऊपर दर्शाए गए हैं, तो ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट,
सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। इसमें से 3 चीजें सही है, एक गलत होगा। ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने एवं स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए, तो ये सही है। प्रश्न के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देने जिससे कि सभी बेहतर बन सकें, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सभी से एक समान उत्तर देने की चाह से बच्चों में रचनात्मकता नहीं विकसित होती। शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना और उसे अधिगम की जांच करने के लिए वैध स्वीकारना, तो ये सही है। शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, तो ये भी सही है। आपसे पूछा है कि किसको छोड़कर, तो इसको छोड़कर बाकी सभी चीजें समसामयिक समझ को प्रोत्साहित करती हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाए, तो ये आपका रूढ़िवादिता का उदाहरण है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाए, तो यह भी जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण होता है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये आपका जो है जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। स्टेटमेंट ये दिया है, अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, तो ये गलत है। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, तो ये सही है। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, तो ये गलत होगा। स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन या त्रिकोणीयता को प्रमुखता देना, तो ये सही है। तो स्टेटमेंट आपका बी और डी यहाँ पे करेक्ट है। बी और डी आपको ऑप्शन 3 में मिलेंगे, तो स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हैं, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, तो ये सही है। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, यह भी सही है। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, ये भी सही है। कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट ए, बी और सी करेक्ट हैं। ए और ए, बी, सी आपको ऑप्शन 2 में देखने को मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, तो ये सही बात है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजें, यह भी सही बात है। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें, तो यह गलत होगा। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें, तो यह भी सही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए, बी और डी, ए, बी और डी करेक्ट हैं। ए, बी और डी आपको ऑप्शन 2 में देखने को मिलेंगे, तो ए, बी, डी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो जो है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार, यह जीवन जीने के अधिकार से संबंधित होता है। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो विविधता में एकता का जो मुहावरा का निर्माण किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन 1 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्य? 2 सदस्य को। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र में बदलकर रिक्त स्थान हो गया, तो राजतंत्र से बदल करके लोकतांत्रिक हो गया नेपाल का सरकार का स्वरूप 2006 के अंदर, तो ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने एसएसटी या सोशल साइंस के हमने कितने
30 प्रश्न को डिस्कस किया है। ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम CDP, EBS, SST, साइंस आदि सभी चीजों की वीडियोस आपके सामने लेकर के आते हैं, तो इन सभी का लाभ लेने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।